वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं एमडी हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो प्रीपोजिशन है। कौन सा टॉपिक है? प्रीपोजिशन है। जैसा कि आप सब इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। आप हमेशा टेंस रहते हैं कि सर ये टॉपिक क्या कहते हैं मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए आप सबके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का सीरीज 1 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, और जो कुछ भी दिखाता हूँ मैं, जो कुछ बताता हूँ, तो आप उसे अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लें, ताकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए दोस्तों, हम प्रीपोजिशन के बारे में कवर करते हैं। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप रट के कभी पढ़ नहीं सकते हैं, रट के कभी समझ नहीं सकते हैं। आप चाहेंगे कि हाँ, यहाँ पे इन का यूज़ करना है, यहाँ पे ऐड का यूज़ करना है, वहाँ पे ऑन का यूज़ करना है, यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे आफ्टर, यहाँ पे इन, तो ये हमेशा आपके साथ कंफ्यूज करेगा, आपको हमेशा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है कि इसका क्या एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है। इसे रट नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं रट सकते हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे मैंने बोला कि एक रमन नाम का लड़का है। क्या है? रमन नाम का लड़का है ये, और यहाँ पे उसके पिताजी हैं, ये रमन्स फादर है ना। मैंने बोला ये रमन है और ये रमन्स के पिताजी हैं। ये बेचारे कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। ये इल है, इसको सिक बोल सकते हैं, सिक है, ये बीमार चल रहे हैं। ठीक है, तो रमन के बारे में मैंने बोला, मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको रमन के रिगार्डिंग। रमन के बारे में मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, रमन के बारे में मैंने लिखा आपको रमन नीड्स टू, या रमन को नीड्स नहीं करके रमन शुड वेट डैश हिज इल फादर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया क्या कि रमन शुड वेट डैश हिज इल फादर। ऑप्शन में मैंने दिया ऑन, बी में इन, सी में एट, डी में फॉर। अब मैंने आपको बोला कि आप बताइए कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे हम फिल करें कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और गलतियां कर बैठेंगे। अब गलतियां क्या करता है बच्चा? तो बच्चे यहाँ पे प्रीपोजिशन को रटने की कोशिश करते हैं। वही मैंने चाहता हूँ कि आप उस काम को करें, आप रटे नहीं बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को समझे। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि इसके कॉन्सेप्ट को जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो बच्चे बोले सर वेट है, तो वेट के साथ हम फोर का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? फोर का यूज कर देते हैं। वेट फोर का मतलब होता है इंतजार करना, वेट करना। बोलते हैं आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, ही इज वेटिंग फॉर बस, आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न। इस वजह से वेट के साथ फोर का यूज करते हैं। तो वेट के साथ अगर हम फोर का यूज करते हैं, चलिए आपको अगर लगता है ये सही तो यहाँ पर देते हैं वेट के साथ फोर का यूज करते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा इंतजार करना। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस निकल के आएगा, इसका हिंदी क्या निकल के आएगा? रमन शुड वेट फॉर हिज इल फादर, यानी रमन को अपने बीमार पिता का इंतजार करना चाहिए। तो क्या रमन यहाँ पे ये आपको सही लगता है सुनने में कि रमन को अपने बीमार पिता का इंतजार करना चाहिए? किस चीज का इंतजार करना चाहिए? तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो फॉर का यूज नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे वेट के साथ ऑन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वेट ऑन, तो इसका हिंदी होगा क्या करना? सेवा। वेट के साथ ऑन का यूज करते हैं तो हो जाएगा सेवा करना। तो अब इसका हिंदी क्या निकल के आएगा? रमन शुड वेट ऑन हिज इल फादर, मिस रमन को अपने बीमार पिता का सेवा करना चाहिए। अब आप ही बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल सही होगा, कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा, वेट के साथ ऑन का यूज करना या फोर का यूज करना? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो वेट के साथ ऑन का यूज करना सही है, लेकिन क्या आप इस चीज को जानते थे पहले कि वेट के साथ अगर हम ऑन का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है क्या करना? सेवा करना। तो इससे क्या समझ में आया आपको? इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये था कि आप प्रीपोजिशन को रट तो एकदम से नहीं सकते हैं, रटने की आपको जरूरत नहीं है। अगर रटेंगे तो फिर इस तरह की गलती कर बैठेंगे, वेट के साथ फोर का यूज कर बैठेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको, आपके लिए जिस
टॉपिक का भी वीडियो लाऊं तो उस पे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, ऐसा ना कि आपको रटना पड़े और फिर आप कभी ना कभी उस चीज को भूल जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाता है तो फिर आप उसे कभी भी भूलेंगे नहीं, आप उस चीज को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट दूं, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल देके समझाया मैंने आपको कि प्रीपोजिशन को समझना किस हिसाब से जरूरी है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना हुआ है, एक प्री से और दूसरा पोजीशन से। ये दो वर्ड है, एक का मतलब एक है प्री, दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। अब हमें ऐसा सिखाया जाता है बचपन से, ऐसा कॉन्सेप्शन बनाया जाता है, इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि प्री पोजीशन का मतलब होता है जो पहले अपना स्थान ले ले, जो पहले पहुंच के अपना पोजीशन ले ले, उसे हम प्री पोजीशन बोलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सरासर गलत है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि पहले आ जाएगा और पहले अपना पोजीशन ले लेगा तो ये सही, उसे हम प्री पोजीशन बोलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित हम आपको करके दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला टेबल पर, क्या बोला, टेबल पर। अब बताइए ये जो टेबल है ये तो नाउन है आपका, है ना, और ये जो पर है ये आपका प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। अब बताइए टेबल नाउन है, आप पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब टेबल पहले आ रहा है, प्रीपोजिशन कहाँ जा रहा है, बाद में जा रहा है, तो क्या ये प्रीपोजिशन कहलाएगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि पहले जो अपना पोजीशन ले ले, ये तो पोजीशन अपना बाद में ले रहा है ना, तो ये सही नहीं है, ये आपका 100% गलत है। तो अब इसके हिसाब से हम प्रीपोजिशन को दो हिस्से में बांटते हैं। कितने हिस्से बांटते हैं? दो हिस्से में बांटते हैं। पोजीशन जो होगा इसका दो तरह का पोजीशन होगा, एक प्री होगा और एक पोस्ट होगा। यानी एक को आप प्री पोजीशन बोलेंगे और दूसरे को आप पोस्ट पोजीशन बोलेंगे। कौन सा पोजीशन? प्री पोजीशन और पोस्ट पोजीशन। तो पोस्ट पोजीशन जो होगा वो हमेशा हिंदी में होगा, यानी अगर आप हिंदी में कुछ लिखते हैं उसमें अगर प्रीपोजिशन वर्ड का यूज होता है तो उसे हम प्री पोजीशन ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोस्ट पोजीशन बोलेंगे। पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होगा, प्री पोजीशन होगा। यानी इंग्लिश में हमेशा क्या होता है, प्री होता है, पहले आता है, इसलिए इंग्लिश में प्री और हिंदी में पोस्ट। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आपको क्या करना पड़ता है, पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, फिर आप कहीं कॉल लगा पाते हैं, किसी से बात कर पाते हैं या नेट का यूज कर पाते हैं, इंटरनेट सर्फ कर पाते हैं। तो ये जो मोबाइल में जो आप रिचार्ज करवाते हैं, ये कौन सा रिचार्ज है, ये प्री है या पोस्ट है? तो ये आपका प्री है। आप घर पे जो बेसिक फोन होता है उसमें बहुत सारा ऐसा स्कीम आता है कि आप पहले इस्तेमाल करें और फिर जाके विश्वास करें, वो ऐसी बात हो जाती है। यानी बाद में क्या करते हैं, आपको बिल जमा करना पड़ता है, तो वो पोस्टपेड कहलाता है। हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो प्रीपेड कहलाता है। तो उसी तरह से आपका प्री पोजीशन में भी है, हिंदी में पोस्ट पोजीशन, इंग्लिश में प्री पोजीशन। तो आप इस चीज को कभी भी रटे नहीं। अब देखिए टेबल पर, है ना, तो टेबल पहले है अब पर बाद में है, लेकिन जब इसका हम इंग्लिश बनाएंगे तो पर पहले आएगा, टेबल बाद में जाएगा। यानी इंग्लिश में हमेशा क्रॉस करता है, हिंदी में जो लिखा रहेगा तो हिंदी में जो पहले लिखा रहेगा वो इंग्लिश में बाद में जाएगा, और हिंदी में जो बाद में लिखा रहेगा वो इंग्लिश में पहले आ जाएगा। ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी क्रॉस बढ़ जाता है आपका, है ना। अब पर को हम पहले लाएंगे तब ऑन यानी आ जाएगा पहले इसका है ना, और उसके बाद टेबल बाद में आ जाएगा तो ऑन दी टेबल, है ना। अब जैसे मैंने बोला क्लास में, क्लास में वर्ड का मैंने यूज किया, क्लास में, तो क्लास आपका नाउन है और में आपका प्रीपोजिशन है, इसको आप पोस्ट पोजिशन बोलेंगे हिंदी में। तो में पहले आएगा और क्लास बाद में जाएगा, तो में के लिए हम इन का यूज करेंगे और क्लास के लिए दी क्लास का यूज करेंगे, या सीधे क्लास भी बोल सकते हैं आप, इन दी क्लास। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी में पोस्ट पोजिशन, इंग्लिश में प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट के बाद में वहां पहुंचा, एक्सीडेंट के बाद, तो इसमें देखिए ये पोजीशन है प्रीपोजिशन, आइए एक्सीडेंट नाउन है, तो पहले के बाद आएगा, लास्ट में क्या जाएगा, एक्सीडेंट जाएगा। तो आप क्या बोलते हैं, आफ्टर दी, आफ्टर इधर आ जाएगा, अब दी एक्सीडेंट ये वाला इधर चला जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि हिंदी में पोस्ट पोजीशन, इंग्लिश में प्रीपोजिशन, है ना। अब देखिए मैंने लिखा एक्सीडेंट के बाद आफ्टर दी एक्सीडेंट, ये आपका ये हो गया। अब इससे क्या होगा, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि हिंदी से जब इंग्लिश में करते हैं तो क्रॉस होता है, यानी कि दोनों तरफ एक जो हिंदी में पहले रहता है वो बाद में जाता है,
और हिंदी में जो बाद में रहता है वो पहले आता है। इससे आपका राइटिंग भी इंप्रूव होगा। इंग्लिश, हिंदी से जो इंग्लिश बनाने का एक डर है, वो डर भी आपका खत्म होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट से समझ गए कि प्रीपोजिशन को दो हिस्से में हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, प्रीपोजिशन और पोस्ट पोजिशन। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, नोट करते जाएंगे ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, है ना। और दोस्तों को भी बताएं, जब आप समझ जाए तो दोस्तों को भी कहें, दोस्तों को वीडियो दिखाएं, है ना। दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाते रहिए भाई, ताकि मुझे भी मजा आता रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप देखेंगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी, मेरा भी जो है हिम्मत बढ़ेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने लिखा टेबल पर मोबाइल है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, टेबल पर क्या है, मोबाइल है। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट करता है। तो टेबल देखिए, अगर आपको बोलना है कि टेबल पर मोबाइल है, तो टेबल नाउन, ठीक, मोबाइल नाउन, पर प्रीपोजिशन, है ना। तो मैंने बोला कि हिंदी में अगर आएगा तो पोस्ट पोजिशन है, इंग्लिश में आएगा तो प्रीपोजिशन, यही ना बोला हूं मैं। तो देखिए हिंदी में दोनों तो हिंदी है, टेबल और मोबाइल, मोबाइल को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, है ना। तो इस टेबल के बाद, इस नाउन के बाद तो आ रहा है, इस नाउन से पहले आ रहा है। अब फिर कंफ्यूजन हो गया कि अब इसको क्या बोले, इसको प्री बोले या पोजीशन बोले, इसको कैसे डिफाइन करें कि प्रीपोजिशन का रियल मीनिंग निकल के आ जाए कि एडजेक्ट एक्चुअली में प्रीपोजिशन है क्या चीज, इस चीज को समझ लें। प्री या पोस्ट में तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो अब क्या कहें, इसको हम प्री बोले या पोस्ट बोले, क्योंकि एक नाउन के बाद है, एक नाउन से पहले है, तो फिर कंफ्यूजन हो गया ना आपको कि इसको प्री बोले या पोस्ट बोले। इसमें आपको समस्या आ गया फिर, है ना। तो भाई आप न इसे प्री बोले न पोस्ट बोले, न प्रीपेड न पोस्ट पेड, है ना। अब इसकी डेफिनेशन को समझिए। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि प्रीपोजिशन इज such a word that we use to establish the relation between two different noun, है ना। अब ये डेफिनेशन अगर आप समझ गए तो आपको प्रीपोजिशन का सही मतलब समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा कि भाई प्रीपोजिशन इज सच अ वर्ड, यानी सच का मतलब होता है ऐसा, यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है दैट वी यूज, जिसे हम यूज करते हैं। आप यहाँ पता है विच का भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम यूज करते हैं क्या करने के लिए भाई, तो टू एस्टैब्लिश, स्थापित करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए भाई, तो एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट नाउन, दो अलग अलग नाउन के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी रिश्ता स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए टेबल एक अलग नाउन है, मोबाइल एक अलग नाउन है, और दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश का काम कौन करता है, पर करता है। अगर आपने इसमें से पर हटा दिया तो अब ये इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई सेंटेंस नहीं हुआ। ये क्या हो गया, टेबल मोबाइल है। आप किसी को बोलिएगा भाई साहब टेबल मोबाइल है ना। आप किसी को बोलिएगा क्या कहते हैं, बुक जो है चांद है, चांद जो है जमीन है, आसमान जो है तारा है, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, वो उसका कहीं भी मतलब निकल के नहीं आएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। तो दो नाउन के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक रिश्ता स्थापित बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे दो अलग अलग फैमिली है, दोनों फैमिली को मिलवाने के लिए, दो फैमिली का रिश्ता इधर करवाने के लिए जैसे एक मीडिएटर सामने आता है, उसी तरह से दो अलग अलग नाउन को जोड़ने के लिए, एक साथ लाने के लिए कौन आता है, प्रीपोजिशन आता है। तो प्रीपोजिशन इज सच अ वर्ड दैट वी यूज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट नाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका हम यूज करते हैं दो अलग अलग नाउन के बीच में रिलेशन स्थापित करने के लिए। तो आप इसे नोट डाउन कर लें कि प्रीपोजिशन का क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब ये आप नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं, है ना। प्रीपोजिशन जो आप
प्रीपोजिशन दो टाइप का मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। दो टाइप का प्रीपोजिशन जनरली आता है ना। प्रीपोजिशन आपका दो, सॉरी मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, प्रीपोजिशन आपका दो तरह का आएगा, एक सिंपल प्रीपोजिशन और एक होगा आपका, दूसरा होगा आपका कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है ना। इसको आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ना। इसमें आपको मैं 50 से 60 पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है जनरली वही रिपीट होता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम बोलते हैं ऐसे प्रीपोजिशन को जो फिक्स्ड होता है, उसमें आपका किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट याद नहीं करना पड़ता है, किसी भी तरह कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है, यानी उसे आपको रटना ही पड़ेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई ट्रिक नहीं है ना। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जैसे मान लीजिए मैंने वो लिखा वेट, तो वेट के साथ मान लीजिए फॉर का यूज, जहाँ पे होगा तो वहाँ पे फॉर का ही यूज करना है। जैसे जब भी आपको बोलना है हिंदी इंतजार करना है ना, उसका अगर इंग्लिश बोलना है तो आपको वेट यूज करना है, और वेट के साथ आपको हमेशा किसका यूज करना होगा, फॉर का यूज करना होगा। ही इज वेटिंग फॉर मी, आई एम वेटिंग फॉर हिम, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, इस तरह से आपका आता है। जैसे आपको एक एग्जाम में पूछा था डील है ना, डील के साथ इन का यूज होता है, और डील के साथ कभी कभी विथ का यूज होता है। तो डील इन का मतलब क्या होगा, डील विथ का मतलब क्या होगा। डील इन का मतलब होता है जब आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, है ना, तो बिजनेस करते हैं तो वहां पे डील का साथ इन का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं, जैसे मान लीजिए मेरा मेडिकल का बिजनेस है, तो मैं बोलूंगा आई डील इन मेडिकल, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, तो आई क्या बोलूंगा, आई डील इन सॉफ्टवेयर। आज जब किसी आदमी से आपको सामना करना होता है, फेस करते हैं, तो डील विद करते हैं। किसी सिचुएशन के साथ अगर आपका सामना करते हैं तो डील विद, मैं डील कर लूंगा, आई विल डील विद द सिचुएशन, है ना। तो इस तरह से फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, अब बढ़ते हैं, ये इसका कॉमन एरर करवाते हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, आज का क्लास आपका क्लोज हो जाएगा, फिर इसका हम दूसरा सीरीज लेकर के आएंगे जब। तो ये तो आपका सीरीज 1 में आप पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन सीरीज फर्स्ट, है ना, ये पहला सीरीज है। अब जैसे मैंने बोला, मान लीजिए मैंने बोला माई ब्रदर हैड, ये आपका मैं लिखा रहा हूँ कॉमन एरर, कॉमन एरर किसमें बता रहा हूँ एग्जांपल के साथ कि प्रीपोजिशन का कहाँ पे किसका क्या यूज होता है। तो इसमें क्या जानना है, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। माई ब्रदर हैड कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड आई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, माई ब्रदर हैड कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड मी, है ना। मैंने बोला कि मेरा भाई किसके खिलाफ, राम के खिलाफ और मेरे खिलाफ कंप्लेन किया है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी सेम कहता है कि मेरा भाई मेरे खिलाफ और राम के खिलाफ कंप्लेन किया है। अब इसे सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में जो आप नाउन का चर्चा करेंगे, नाउन के बारे में बोलेंगे, तो नाउन जो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा वही ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। जैसे मैंने बोला राम, राम का ऑब्जेक्ट, राम का क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो राम का ऑब्जेक्ट आपका राम ही होगा। श्याम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, श्याम ही होगा, है ना। लेकिन प्रोनाउन में क्या होता है, बदल जाता है। प्रोनाउन में जो है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलता है ना। प्रोनाउन में जैसे मान लीजिए मैंने आई सब्जेक्ट बोला, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो ये बदलता है। तो रूल क्या कहता है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको उसको समझिए। ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता है कि क्या है, दोनों में से कौन सही है, पहले इसको समझते हैं कि पहला सही है दूसरा सही है। तो पहला आपका 100% गलत है, दूसरा आपका सही है। अब क्यों गलत है, अब क्यों सही है दूसरा, समझते हैं, है ना। तो पहला गलत है इसलिए क्योंकि किसी भी तरह का प्रीपोजिशन वर्ड आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, तो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। आप यहाँ पे नोट में लिख लें, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका हो जाएगा, आफ्टर preposition we can't use subjective case, यानी प्रीपोजिशन के बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते। तो अगेंस्ट इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है दोनों में, है ना। अगेंस्ट के बाद मैंने प्रीपोजिशन क्या लिखा, सब्जेक्टिव केस आई का यूज किया है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे मैंने मी दिया है, तो मी तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सही
है आपका। आप इसे नोट डाउन कर लें कि आफ्टर प्रीपोजिशन वी कांट यूज सब्जेक्टिव केस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, ठीक है। यहाँ बता देते हैं कुछ और इसका ट्रिक कि प्रीपोजिशन जो होगा, प्रीपोजिशन के बाद जो है सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा फॉर्म का यूज नहीं होगा। इसके बाद हम प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का इस्तेमाल करेंगे। यानी प्रीपोजिशन के बाद ना तो आपको सब्जेक्टिव केस आएगा, न V1, न V2, न V3, न V4, सॉरी न V5 आएगा, V4 को छोड़ करके। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब का यूज करना है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे बोलना है ही इज गुड, है ना, मैंने बोला एट, तो एट प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि आप यूज करो प्ले, तो आप यूज करोगे क्या प्ले? आपको मैंने बोला यूज करो प्लेड, क्या यूज करेंगे? आपको मैंने बोला प्लेज करेंगे, मैंने बोला आपको प्लेइंग करेंगे, तो आप ना प्ले यूज करेंगे, प्लेड यूज करेंगे, प्लेज यूज करेंगे। क्योंकि V1, V2, V3 अब V5 का हमें तो यूज करना नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का यूज होगा तो वो वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर किसी भी तरह का समस्या है, कहीं किसी पॉइंट का आप नहीं समझ पाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। और इसी के साथ में अगर आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना ज़्यादा हो लोगों के पास इस वीडियो को आप फैलाएं। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।